हेलो स्टूडेंट्स, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेलकम टू आव्या क्लासेस। और मैं आज आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 के एडिशनल एक्सरसाइज के प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 4.14 से 4.17 तक का सॉल्यूशन देखेंगे, उससे एसोसिएटेड कंसेप्ट्स और ट्रिक्स को समझेंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बने रहिए आव्या क्लासेस के साथ। और इस वीडियो की स्टार्ट एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ करते हैं। Problem number 4.14. Two concentric circular coils X and Y of radii 16 cm and 10 cm respectively lie in the same vertical plane containing the north to south direction. Coil X has 20 turns and carries a current of 16 एम्पियर। देखो, दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल है। जो सर्कुलर कॉइल X है उसका रेडियस बड़ा है, सो ये X का रेडियस 16 सेंटीमीटर है और ये करंट ये 20 टर्न्स इसमें है, सो 20 नंबर ऑफ टर्न्स और करंट कितना है 16 एम्पियर है। जबकि Y हैज़ 25 टर्न्स, ये छोटा वाला जो है ना ये Y है और ये Y में कितना है, ये आपको 25 टर्न्स है और करंट 18 एम्पियर है। द सेंस of current in X is anti-clockwise and clockwise in Y for an observer facing at the coil फेसिंग वेस्ट। सो कोई ऑब्जर्वर जो वेस्ट की तरफ देख रहा है उसके लिए ये एक्स में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो एंटी क्लॉकवाइज में दिखाया गया है इस ऑब्जर्वर के लिए और वाई में ये क्लॉकवाइज सेंस में है। सो पूछ रहा है आपसे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल एट देयर सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। सो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, आपको फॉर्मूला पता है, आप उसको सिंपली अप्लाई कर दोगे। क्लियर है। सो फॉर कॉइल एक्स के लिए देखो क्या होगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर का फॉर्मूला मालूम है, मैं इसको B1 बोलता हूँ। सो B1 हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2R1, म्यू नॉट I1 बाई 2R1 एक के कारण होता है और नंबर ऑफ टर्न्स यदि n हो तो आपको n से सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है। सो कॉइल एक्स के लिए मैं लिखा म्यू नॉट N1 I1 बाई 2R1, सारा वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, I1 वैल्यू है 16, N1 है आपको 20, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 16 सेंटीमीटर है। सो 16 सेंटीमीटर को 0.16 मीटर कर दोगे तो ये आपको कितना हो गया 100 से डिवाइड हो गया और ये आपको 10 से हो गया। सो क्लियरली यहाँ पर आ गई है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। क्लियर है। सो मैग्नेटिक फील्ड B1 का वैल्यू निकल गया और इसको टेस्ला इसका यूनिट होगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो इसका डायरेक्शन आप करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल करो जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। राइट हैंड के 4 फिंगर्स को अपने करंट के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में आपको कर्ल करना है तो थंब किस ओरिएंटेशन का होगा, इस तरफ आ रहा है। मीन्स कि थंब आपको टुवार्ड्स ईस्ट है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट। सो टुवार्ड्स ईस्ट। सेकेंड अब देखते हैं फॉर कॉइल वाई के कारण क्या हो रहा है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। सो फॉर कॉइल वाई, ठीक है, इसमें डायरेक्शन आप इस डायरेक्शन में दिखा दो। तो कॉइल वाई के लिए देखो आप फिर उसी तरह से फॉर्मूला लगा दोगे। B2 लिखोगे म्यू नॉट I2 N2 बाई 2R2 एंड डेट इज 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7। I2 का वैल्यू है 18 एम्पियर, N2 का वैल्यू 25 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 सेंटीमीटर डेट इज 0.1। सो क्लियरली आप ये देखो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये 2 से ये 9 हो गया और ये 0.1 को इधर से करोगे तो ऊपर में 10 आ जाएगा। सो इंटू 10 कर दो, 25 इंटू 4 100 इंटू 9। सो ये हो जाएगा 9 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर क्यूब। क्लियर है। सो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 9 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। क्लियर है। और ये आप हो गया B2 का वैल्यू। अब इसका डायरेक्शन आपको देखना है। सो इसका डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये अपने राइट हैंड के 4 फिंगर्स को करंट के लॉन्ग आप कर्ल कर दो। सो इस डायरेक्शन में मैंने कर्ल कर दिया जो कि यहाँ पर दिखाया गया है फिगर से। तो थंब का ओरिएंटेशन इस तरफ आया। सो क्लियरली B2 इज टुवार्ड्स वेस्ट।
तो हमने निकाल लिया दोनों कंसेंट्रिक कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में आया, और उसका मैग्नीट्यूड भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो यहाँ से फिर मैं निकाल दूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B2 माइनस B1, बी नेट इज इक्वल टू B2 माइनस B1 टुवार्ड्स वेस्ट, क्योंकि आपको वेस्ट की तरफ ज़्यादा वैल्यू है। क्लियर है। सो आप 9 पाई में से 4 पाई को घटाओगे तो कितना होगा, 5 पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला टुवार्ड्स वेस्ट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1.57 इंटू 10⁻³ टेस्ला टुवार्ड्स वेस्ट। आपने पाई का वैल्यू ले लिया 3.14, सो इसको सॉल्व करोगे तो 15.7 जैसा आएगा, और ये इसमें चेंज हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। आई थिंक ये प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15 देखते हैं। Problem number 15, a magnetic field of 100 Gauss, 1 Gauss is equal to 10⁻⁴ Tesla is required, which is uniform in a region of linear dimension about 10 centimeter and area of cross section about 10⁻³ meter square. The maximum current carrying capacity of a given coil of wire is 15 ampere and the number of turns per unit length that can be wound around a core is at most 1000 turns per meter. Suggest some appropriate design particular of a solenoid for the required purpose. So इस प्रॉब्लम को देख करके आप एक चीज़ तो समझ सकते हो कि सोलिनॉइड का यूज होता है टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको प्रॉब्लम नहीं बता दिया कि सोलिनॉइड का यूज क्या है। फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर के अराउंड में होता है, सेंटर के पास में होता है। सो ये बोल रहा है कि एक आप कोर ले लिया गया जो कि फेरो मैग्नेटिक कोर नहीं है, और उसके ऊपर आप तार को लपेट रहे हो, वायर को लपेट रहे हो, ठीक है, ऐसे करके आप वायर को लपेट कर रहे हो, और ये क्लोजली बाउंड होना चाहिए। क्लोजली बाउंड कहने का मतलब क्या होगा, एकदम पास, और ये टाइटली इसके ऊपर लगाया गया है, क्योंकि आप देख रहे हो 1 मीटर में 1000 टर्न तक आप कर सकते हो। ठीक है, मीन्स कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1000। ठीक है, ये मैक्सिमम है, इसे मैं एन मैक्स बोल देता हूँ। और ये सोलिनॉइड क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अराउंड सेंटर ये क्रिएट कर रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू μ0NI, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको आप बोल सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को यदि कैपिटल N से दिखाओगे डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ है। क्लियर है। सो आपको मैग्नेटिक फील्ड कितना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड 100 गॉस, दैट इज 100 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, दैट इज 10⁻² टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड है, और ये B डिवाइडेड बाय μ0 इज इक्वल टू NI के हो गया। सो NI इज इक्वल टू 10⁻² डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 10⁻⁷। सो ये हो जाएगा आपको 10⁻⁵, ऊपर में जाएगा तो +5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 पाई। सो आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा 7961। आप इसको ऑलमोस्ट 8000 भी मान सकते हो ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। सो क्लियरली ये यहाँ से आ गया NI इज इक्वल टू 7961, और N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो यदि मैक्सिमम वैल्यू आप मान लोगे, N मैक्स इज इक्वल टू 1000 है, वो मान लोगे, तो I का वैल्यू कितना आ गया, 7961 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 7.9 एम्पियर। क्लियर है। सो आपको बोल रहा है कि कुछ आप डिज़ाइन पर्टिकुलर्स बताइए, कुछ पॉसिबिलिटी। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि हम नंबर ऑफ टर्न्स मान लिए कि 1000 है, तो करंट का वैल्यू ये आया। एक आप सेकंड ये भी सोच सकते हो कि सपोज करो कि इसका मैंने लेंथ ले लिया 50 सेंटीमीटर। सो 50 सेंटीमीटर, बिकॉज आपको चाहिए 10 सेंटीमीटर लेंथ का कम से कम। देखो यहाँ पर दिया गया ना, लीनियर डायमेंशन कम से कम 10 सेंटीमीटर का चाहिए। सो आप उसके आगे पीछे भी कर सकते हो, ताकि एक जो 10 सेंटीमीटर्स का जो रीजन हो ना, उसमें एकदम यूनिफॉर्म आए। तो लेंथ 50 सेंटीमीटर ले लो, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यदि आप सपोज करो 800 ले लिया,
ठीक है, 800 ले लिया तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर हो जाएगा, बिकॉज 8000 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। सो करंट ऑलमोस्ट 10 एम्पियर्स के इक्वल हो गया। और साथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बोलोगे ना, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, तो वो कितना होता है, ये देखो आपको स्मॉल n है कैपिटल N बाई एल के, तो कैपिटल N हो गया स्मॉल n इंटू एल के, डेट इज ये हो गया 800 टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ आपने मान लिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करोगे 100 से डिवाइड करके, तो 400 टर्न्स। सो एक तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लेंथ ऑफ कॉइल ले लो 50 सेंटीमीटर को, उसका रेडियस कुछ भी ले लो, 4 सेंटीमीटर ले लो या 5 सेंटीमीटर ले लो, ऐसे ये रेडियस इस पर डिपेंडेंट है। सो इससे बड़ा रेडियस चाहिए आपको, ऐसा रेडियस चाहिए कि ये जो लेंथ है ना, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वो इससे ज़्यादा बड़ा हो, ताकि एकदम सेंटर पे आ जाए। और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप 400 मान लो, करंट 10 एम्पियर मान लो, ये सब कोई यूनिक वैल्यू नहीं है, डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है, आपको ये एडजस्टमेंट किया जा सकता है। क्लियर है? सो आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ गए होगे। कोई भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। हम लोग प्रॉब्लम नंबर 16 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 16, for a circular coil of radius r and n turns carrying a current I, the magnitude of magnetic field at a point on its axis at a distance x from its center is given by, ये दिया गया। देखो यहाँ पर आपको ना फॉर्मूला दिया गया है, सो आपको एनसीईआरटी चाह रहा है कि आप फॉर्मूला डिराइव ना करो, उतना आप एफर्ट ना लगाओ, ठीक है। सो ये बोल रहा है कि यदि कोई सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस r है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड यदि आप उसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर बात करोगे तो ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? ये फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर इंटू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 ये होता है। अब बोल रहा है कि सो डैट दिस रिड्यूसेस टू अ फेमिलियर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। सो यदि सेंटर ऑफ कॉइल के बारे में बात करोगे तो ये जो रिजल्ट है ये फेमिलियर रिजल्ट में आपको चेंज हो जाता है। सो हम लोग देख लेते हैं x का वैल्यू 0 करके सेंटर पर क्या होता है वैल्यू। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही अच्छा है। ये बोल रहा है कंसीडर 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल्स ऑफ इक्वल रेडियस r एंड इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स n कैरिंग इक्वल करंट इन द सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। सो 2 पैरेलल कॉइल है, ठीक है, 2 पैरेलल कॉइल है, इन दोनों का रेडियस r है, इनके बीच का सेपरेशन क्या है, r है, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I है, और ये सेम ही डायरेक्शन में बह रहा है। सपोज करो ये दोनों यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, करंट फ्लो हो रहा है। अब बोल रहा है कि यदि मिड पॉइंट पर यदि फील्ड की बात करोगे तो फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट के अराउंड में, मीन्स कि मिड पॉइंट के आसपास का जो लोकेशन है, जो हम लोग स्मॉल यदि डिस्टेंस कंपेयर करेंगे, ये स्मॉल डिस्टेंस मान लो d, सो d यदि r से छोटा हो तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली इतना के इक्वल होगा। मीन्स कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये होगा, ये आपको प्रूफ करना है। सो हम लोग प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ गए हैं, हम लोग एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सो पहले हम लोग ए सॉल्व करते हैं। ए के लिए यहाँ पर फिगर बनाया गया है। आपसे बोल रहा है कि इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको आप वैल्यू निकालो और देखो कोई फेमिलियर रिजल्ट को दिखाता है। सो फॉर x इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन दिया गया इसमें x का वैल्यू 0 रख दोगे तो आप सेंटर पे पहुंच जाओगे, बिकॉज x इसके सेंटर से डिस्टेंस है। सो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n बाई 2 r स्क्वायर का पावर 3/2, डेट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2 r का पावर 2 इंटू 3/2, डेट इज r क्यू हो गया, डेट इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2 r क्यू, और ये r से कैंसिल हो गया। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर निकल करके आ गया, डेट इज फॉर x इज इक्वल टू 0 के लिए म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाई 2r। हम लोगों ने देख रखा है कि सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है n टर्न्स के लिए, और जिसका रेडियस r है, करंट I फ्लो हो रहा होगा, उसका मैग्नीट्यूड यही आता है। क्लियर है? अब इसका पार्ट बी देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी के लिए भी मैं फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया हूँ ताकि दिक्कत ना हो।
आप कोई पॉइंट Q ले लो, इस पॉइंट Q पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ये जो पॉइंट Q है इसका सेंटर पॉइंट ये मान लो C मान लो, सेंटर पॉइंट से D डिस्टेंस पर है, जहां D का वैल्यू क्या है, R से काफ़ी छोटा है। क्लियर है? और मीन्स कि ये पॉइंट Q आपको इस सेंटर से, पहला वाला जो ये सर्किल है कंसेंट्रिक कॉइल को आप C1 मानो, दूसरे वाले को C2 मानो, तो C1 से ये कितने डिस्टेंस पर होगा, R/2 प्लस D, बिकॉज यहाँ तक का डिस्टेंस R/2 है, उसमें D और जोड़ दो। और सेकेंड वाले से कितना डिस्टेंस होगा Q का, इसका होगा आपको R/2 माइनस D। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला जो मैग्नेटिक फील्ड का x डिस्टेंस पर होता है, जो हम लोगों ने देखा है, आपको ये प्रॉब्लम में दिया है, वो है μ0 I n r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। तो पहले हम लोग C1 के लिए निकाल लेते हैं। सो मैग्नेटिक फील्ड B1 ड्यू टू C1 के कारण क्या होगा, तो डाल दो इस फॉर्मूला में, μ0 I n r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, R/2 प्लस डी। सो R/2 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। क्लियर है? यही होगा। और B2 के कारण होगा, B2 हो जाएगा ड्यू टू C2। सो ड्यू टू C2 ये क्या हो जाएगा, μ0 I n r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R/2 माइनस डी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, R/2 माइनस डी, एक्स का वैल्यू, प्लस R स्क्वायर का पावर 3/2। अब डायरेक्शन दोनों का देख लेते हैं, और डायरेक्शन यदि सेम रहेगा तो दोनों को सिंपली जोड़ देंगे, नहीं तो घटा देंगे। सो इसके कारण ये जो, यदि करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है, ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ना इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा। आप अपने फिंगर्स को इसके लॉन्ग कर्ल करो तो देखोगे थंब का ओरिएंटेशन इस तरफ होगा। इसके लिए बात करते, इसमें भी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। सो आप अपने फिंगर्स को यदि इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो यहाँ पर जो है ना, आपको थंब का ओरिएंटेशन इसी तरफ दिखाएगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को आपको सिंपली ऐड करना है। सो बी नेट हो जाएगा B1 प्लस B2, और आप कॉमन ले लोगे μ0 I n r स्क्वायर बाई 2, आपने कॉमन ले लिया तो ये हो गया R/2 प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर -3/2। एक के कारण आ गया -3/2, प्लस क्या हो जाएगा, R/2 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का पावर अगेन -3/2। सो आपको इसी को सॉल्व करना है, तो आप देखोगे कि उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ये चेंज हो जाएगा। सो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपको μ0 I n r स्क्वायर बाई 2, कॉमन ले लो, और ये फिर अंदर में इसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4 प्लस D स्क्वायर प्लस DR प्लस R स्क्वायर का पावर -3/2, और ऐसे ही ये भी हो जाएगा R स्क्वायर बाई 4 प्लस D स्क्वायर माइनस DR प्लस R स्क्वायर का पावर -3/2। इसको मैं एक्सपेंड करके इसमें लिखा और इसको एक्सपेंड करके इसमें लिखा। अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो निकल जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाई 4 क्या हो जाएगा, 5R स्क्वायर बाई 4। सो ये हो जाएगा आपको बी नेट इज इक्वल टू μ0 I n r स्क्वायर बाई 2। थोड़ा देखो लेंदी कैलकुलेशन तो है ही, ठीक है, लेकिन आखिरकार ये प्रॉब्लम में दिया है तो एग्जाम में पूछ भी सकता है, ये मत सोचो कि नहीं पूछेगा। 5 स्क्वायर बाई 4 प्लस D स्क्वायर प्लस DR का पावर -3/2 प्लस 5/4 R स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस DR का पावर -3/2। अब इसमें से आप ना ये कॉमन ले लो, R स्क्वायर बाई 4 को, 5R स्क्वायर बाई 4 को कॉमन ले लो। क्यों कॉमन लिया वो आपको समझ में आ जाएगा। सो μ0 n r स्क्वायर I/2 ये ले लिए, और ये टर्म को आपने कॉमन लिया है तो ये ले लोगे जब 5R स्क्वायर बाई 4 का पावर -3/2 इंटू ये निकाल लिए तो बाहर तो 1 हो गया, तो 1 प्लस D स्क्वायर बाई 5R स्क्वायर बाई 4 प्लस DR डिवाइडेड बाई 5R स्क्वायर बाई 4 का पावर -3/2।
और सिमिलरली आप इसमें भी आप यही चीज़ किए हो, यही चीज़ कॉमन ले लिए, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5r² बाई 4 माइनस डी आर डिवाइडेड बाई 5r² बाई 4 का पावर -3/2। सो यहाँ तक कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई संकट हो तो मुझसे बताइए, ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे आपको बस सिंपली इसको सॉल्व करना है, सॉल्व आप करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो आ गया ये μ0 nr²i/2 और ये आपने कॉमन ले लिया है। सो ये हो जाएगा 5/4 का पावर -3/2 r का पावर -3, ठीक है। सो मैंने इसको भी सॉल्व कर दिया और ये हो जाएगा 1 प्लस 4d² बाई 5r² प्लस 4d/5r का पावर -3/2 प्लस सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस 4d² बाई 5r² माइनस 4d/5r का पावर -3/2। क्लियर है। अब देखो कि चूंकि d जो है ना वो r से बहुत छोटा है, इसका मतलब d स्क्वायर r² से तो और ज़्यादा छोटा होगा। तो ये टर्म को आप स्ट्रेट अवे नेग्लेक्ट कर सकते हो, ये बहुत छोटा है इसलिए इसको 0 के बराबर आप मान सकते हो। और ये हो जाएगा μ0 nr²i/2 और ये हो गया, आप कर दो इसको 4, ये 3/2 को ना आप ऊपर नीचे कर दो क्योंकि यहाँ पर माइनस है। सो 4/5 इंटू, ठीक है, 3/2 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 1/2। सो √4/5 और ये हो जाएगा 1/r³, ठीक है। और ये हो गया अंदर में हो गया आपको 1 प्लस 4d/5r का पावर -3/2 प्लस 1 माइनस 4d/5r का पावर -3/2। अब देखो इसका बस एक्सपेंशन करना है आपको, बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है जो कि आपको आता होगा। तो अब इसका एक्सपेंशन कैसे होगा? सो 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 इंटू x² एंड सो ऑन। क्योंकि x टर्म बहुत छोटा है, d/r के फॉर्म का है, इसका मतलब ये 1 से बहुत छोटा है, x 1 से बहुत छोटा है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा हायर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, केवल हम लोग यही 2 टर्म ले लेंगे बिकॉज d/r इज़ वेरी लेस देन 1, ठीक है। सो d²/r² का टर्म तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो कोई अपने काम का नहीं होगा। सो इसी को पहले मैं एक्सपेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, nx, n का वैल्यू क्या है -3/2। सो 1 प्लस -3/2 इंटू x मेरा क्या है, यही वाला टर्म है, इंटू 4d/5r। समझे या नहीं समझे? आपको इसको एक्सपेंशन करके करना है 1 प्लस nx, जहाँ n का वैल्यू है -3/2। सो 1 प्लस -3/2 इंटू 4d/5r। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस -3/2 इंटू -4d/5r। बाकी जो हायर टर्म है उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया, और इसके आगे में तो ये टर्म है ही, सो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको चेंज हो गया किसमें 1 माइनस, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू 4d, मीन्स कि यहाँ से 2 कर दो, सो ये हो गया 6। सो ये हो जाएगा 1 माइनस 6d/5r प्लस 1 प्लस 6d/5r। सो ये कैंसिल हो गया। सो इससे आपको नेट जो निकल के आया वो 2 केवल क्वांटिटी निकल के आया। सो ये हो जाएगा μ0 nr²i/2 इंटू इसका वाला 2 कर दो इंटू 4/5 इंटू √4/5 इंटू 1/r³। बस यही चीज़ आया मेरा फाइनल टर्म, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो तो यही मेरा आंसर होगा। सो इसको r² को पहले इससे कैंसिल कर दो तो r बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो ये आपको हुआ, ये हो गया आपको μ0 ni/r इंटू 4/5, √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√5। सो 8/5 √5
इंटू म्यू नॉट एन आई बाई आर, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.7155, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.72। तो इसका वैल्यू आया 0.72 म्यू नॉट एन आई बाई आर। तो ये देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग प्रॉब्लम को फिर से खोलते हैं। ये जो था, ये आ गया ना, ये वाला मीन्स कि इस रीजन में, ये जो रीजन है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया 0.72 म्यू नॉट एन आई बाई आर। क्या ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है कि इस लोकेशन में ये इससे कितना इधर है और कितना इधर है? नहीं डिपेंड कर रहा है ना। सो आपको इस पर्टिकुलर रीजन में इनके सेंटर, ये जो दोनों कॉइल का जो सेंटर होगा उसके आसपास एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा, जिसका वैल्यू ये निकल के आएगा। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हेल्महोल्ट्ज कॉइल बोलते हैं। इसका बहुत यूज होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में। सो आप ना ये प्रॉब्लम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17। Problem number 17. A toroid has a core non-ferromagnetic of inner radius 25 cm and outer radius 26 cm, around which 3500 turns of a wire are wound. If the current in the wire is 11 ampere, what is the magnetic field outside the toroid, inside the core of toroid and in the empty space surrounded by the toroid? देखो ये बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसका रेडियस आपको R1 है 25 सेंटीमीटर, मैं सीधे R1 R2 के टर्म में निकाल देता हूँ। ये R2 है 26 सेंटीमीटर और 3500 टर्न्स ऑफ वायर है, मीन्स कि ऐसे वायर है, ठीक है, मीन्स कि और यहाँ से फिर ऐसे आया है, फिर ऐसे है ऐसे। सो आप देख सकते हो, आपको देख करके समझ में आ जाएगा, ऐसे करके पूरे में वाउंडेड किया हुआ है, ठीक है। टोटल कितना है 3500, क्लोजली वाउंडेड है। अब क्या है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये देखोगे, इसमें जब तार अंदर की तरफ जा रहा है, सो यहाँ पर जो करंट इससे फ्लो हो रहा है सबसे, सो यहाँ पर करंट अंदर की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर चूंकि ये जब बाहर से तार फिर आया गया, तो यहाँ पर करंट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। सो आप ऐसे समझ सकते हो कि हर एक पॉइंट पर देखो, ये जब तार जब अंदर गया मीन्स कि करंट अंदर गया है, करंट अंदर गया है मीन्स कि ऊपर में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और नीचे में करंट क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। सो आपको इसको इस टाइप का अरेंजमेंट में सोच सकते हो कि हर एक में ऊपर में करंट, जो ऊपर वाला जो रेडियस है उसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और नीचे वाले रेडियस के और पहले करंट क्या है, बाहर की तरफ निकल रहा है। इस टाइप का अरेंजमेंट सोच सकते हो। अब इसमें ना 3 पॉइंट पर निकालना होता है, बाहर में निकालना होता है। आउटसाइड द टोराइड मीन्स कि टोराइड के बाहर में क्या है, इसके बीच में क्या है, और ये जो कोर है ना, एरिया है जिसके ऊपर इसको लपेटा गया है तार, उस कोर के बीच में क्या होता है, यही 3 पॉइंट पर निकालना होता है। सो इसको मैं पॉइंट ए मान लेता हूँ, ये बीच वाले को पॉइंट बी मान लेता हूँ, और इसको पॉइंट सी मान लेता हूँ, बिकॉज आपको ए बी सी इसी तरीके से दिया गया है। सो आउटसाइड द टोराइड निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको यहाँ पर एम्पियर लॉ लगाना है। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। एम्पियर लॉ क्या बोलता है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का यदि आप इंटीग्रेशन निकालोगे, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल है, इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड होता है। आपको पता होगा, यदि एम्पियर लॉ में डाउट है तो मेरा पूरा एम्पियर लॉ पर वीडियो है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेवल 1 प्रॉब्लम है, लेवल 2 प्रॉब्लम है। लेवल 2 प्रॉब्लम बहुत ट्रिकी है, आप देख सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पर उसको ब्रीफली समझा दूंगा। सो पहले आपको आउटसाइड में सपोज करो इस पॉइंट ए पर निकालना है, तो पॉइंट ए के अराउंड में लेते हुए आप एक सर्किल ड्रॉ कर दोगे। क्लियर है। अब इस पे सपोज करो कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अलोंग है, ठीक है, ये जो सर्किल ड्रॉ किए ना, सर्कुलर के अलोंग है। अब सपोज कर रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड सर्किल के अलोंग है, और डीएल जो है ना, डीएल क्या हो गया, लेंथ, ये जो लाइन वेक्टर है ना, लाइन, वो भी आपको इसी के अलोंग है। सो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। बी भी उसी तरफ है, डीएल भी उसी तरफ है। सो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएल कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया। जब इसका जो ये डॉट प्रोडक्ट है ना, इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो क्या होगा, बी डी एल कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, जितना करेंट इनक्लोज्ड है।
सो जितना अब देख रहे हो जितना करंट अंदर घुस रहा है इसमें इसके अंदर में उतना ही करंट इससे बाहर निकल रहा है। मीन्स कि यदि सपोज करो ये एक वायर का सेट लोगे तो इस वायर के सेट में एक करंट घुसा तो एक करंट निकल गया, उसी तरह से इसमें भी एक करंट घुसा तो एक करंट निकल गया। तो टोटल कितना करंट घुसा और टोटल कितना करंट निकला, जितना करंट घुसा I1 करंट घुसा उतना ही करंट I1 निकल गया। सो नेट I इनक्लोज्ड आपको जीरो हो गया। सो I इनक्लोज जीरो हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ थीटा का वैल्यू आप मान लो कि 0 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा B इंटू डी एल। डी एल वैल्यू कितना हो जाएगा, डी एल हो गया टोटल, ये सपोज करो ये रेडियस स्मॉल r मानोगे तो B इंटू 2πr, ये पूरा ये जो लेंथ है ना इसी को छोटे छोटे डी एल को आप जोड़ते जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा ये सर्किल का सरकमफेरेंस बन जाएगा। सो 2πr इज इक्वल टू 0 और B का वैल्यू 0 निकल गया। सो टोराइड के केस में बाहर वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो गया वो क्या आ गया आपको 0 आ गया। अब इनसाइड द कोर ऑफ टोराइड निकालते हैं। इनसाइड द कोर ऑफ टोराइड निकालने के लिए मैं एक फिगर यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। ये आपको अंदर घुसा करंट, फिर करंट बाहर निकला, अंदर घुसा बाहर निकला, अंदर घुसा बाहर निकला, और आप इनके बीच में आप ले लो, ये जो है ना बीच में आप सर्किल लेना, ठीक है। जब अभी सर्किल में हम लोगों ने पूरा ले लिया, आपको बीच में आपको कोर में निकालना है। तो कोर में निकालने के लिए आप जो एम्पियर, इसको बोलते हैं एम्पियरन लूप आप बनाओगे, वो बीच में बनाओगे। और इस एम्पियरन लूप में पहले देखोगे कि इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। तो कैसे निकालते हैं, राइट हैंड के अंगूठे को, सपोज करो कि मैं ये करंट को कंसीडर कर रहा हूं, तो राइट हैंड के अंगूठे को इस करंट के अलोंग रखो तो देखोगे कि आपके जो चारों उंगलियां हैं ना वो इस तरफ कर्ल कर रही है। उस तरह से यहाँ के लिए रखोगे अंगूठा तो चारों उंगलियां इस तरफ कर्ल कर रही है। सो क्लियरली मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है और डीएल भी इसी तरफ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। सो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में और डीएल भी इसी डायरेक्शन में है। सो यदि इसका टोराइड का ये रेडियस, ये देखो इसका इनर रेडियस था R1 और आउटर रेडियस था R2, तो ये रेडियस को आप क्या मान सकते हो, R1 प्लस R2/2। सो अगेन हो जाएगा B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज, ठीक है। और B डॉट डी एल कितना हो गया, B इंटू 2π, इसको बोल दो R नेट बोल दो, 2π R नेट इज इक्वल टू एंगल कितना हो गया, B इंटू कॉस थीटा भी कर दो, कॉस 0 डिग्री, बिकॉज B और डी एल एक ही डायरेक्शन में है, इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। देखो टोटल इनक्लोज्ड करंट कितना है वो दिया गया होगा आपको, 11 एम्पियर दिया गया, मीन्स कि 11 एम्पियर ही करंट इसमें बाहर निकलता हुआ आ रहा है। बाकी जो करंट अंदर जा रहा है उसको तो हमने कंसीडर ही नहीं किया है क्योंकि वो एम्पियरन लूप के बाहर में है। सो म्यू नॉट इंटू 11 और यहाँ से B का वैल्यू निकल जाएगा म्यू नॉट इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2π R नेट। और R नेट क्या हो जाएगा, R नेट हो जाएगा 25 प्लस 26/2 डेट इज 51/2 डेट इज 25.5 सेंटीमीटर। सो 25.5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 0.255 मीटर हो गया, ठीक है। अब यही आ गया आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, आपको बस सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया म्यू नॉट का वैल्यू कितना आ गया, 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2π इंटू 0.255। इससे ये हो गया 2 कैंसिल हो गया। और चूंकि 3500 टर्न है सो आप 3500 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर इसको आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3.0। आप सॉल्व करके देख लेना, ये आ जाएगा 3.0 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला आ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल लिए। देखो आप कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों ने कंसेप्ट में देखा कि कैसे एंगल मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच में जो एम्पियरन लूप है उसके बीच का एंगल फिक्स है 0 डिग्री, ठीक है। अब ये यदि अंदर का मैं कंसीडर करूंगा, मुझे अंदर में निकालना होगा यदि इस पॉइंट पर, तो फिर एम्पियरन लूप ये ले लूंगा। ये बताओ किसी करंट को इनक्लोज कर रहा है, कोई करंट नहीं है इसके अंदर में। सो क्योंकि करंट तो ये इससे जस्ट बाहर निकल जा रहा है। फिर
फिर से अंदर घुस रहा है, बाहर निकल रहा है। सो ये एम्पीरियन लूप में कोई करंट नहीं होगा, आई इनक्लोज फिर से जीरो हो जाएगा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। सो पॉइंट सी पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा, बाहर में भी जीरो हो जाएगा और अंदर में निकल के आएगा 3.0 इंटू 10⁻² टेस्ला। सो मेरे ख्याल में ये टोराइड का कंसेप्ट था, बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। कोई भी डाउट होने से, कहीं से भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। और यदि आपको और ज़्यादा डाउट हो तो एम्पीयर लॉ का जो मेरा वीडियो है ना, लेवल 1 प्रॉब्लम, लेवल 2 प्रॉब्लम का, बिल्कुल देखिए, आपको बहुत ही कंसेप्ट क्लियर होगा। सो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।